आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 23 जुलाई 1927 को पहली बार भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे सर कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के क्या मायने हैं? देखिए, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें याद दिलाता है कि 1927 में इस दिन इस देश में अपने रेडियो की, उस समय का जो भारत था, उस भारत के रेडियो की सर्विस शुरू हुई थी। उससे पहले रेडियो सिलोन था या आसपास किसी और देशों के रेडियो शॉर्टवेव पे सुने जाते थे, लेकिन पहली बार 1927 में तो उसको एक याद के मौके पर के देश में पहली बार रेडियो की आवाज़ इस देश में सुनाई दी थी, कलकत्ता और मुंबई से। इसलिए उसको याद रखने के लिए, और हम लोग उसको इसलिए भी मनाते हैं कि हम अपने आप को भी एक बार इवैल्यूएट करें कि ये 1927 में जब शुरू हुआ था और आज 2025 में हम हैं, तो कितना हम परिवर्तन किए हैं, कितना हम प्रोग्रेस किए हैं, कितने हमारी रीच बढ़ी है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, और जो हमारे उद्देश्य हैं समाज को जानकारियां देने की, समाज को मनोरंजन करने की और समाज को ज्वलंत विषय पे उनकी ज्ञान बढ़ाने की, उस तक हम वहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। सर, इससे पहले की चुनौतियों और प्रयास पर बात करें, हर किसी की रेडियो से जुड़ी यादें होती हैं। अगर आप अपनी कुछ सुनहरी यादों को ताज़ा करें हमारे श्रोताओं के साथ। देखिए, शुरू में तो जब हम लोग बच्चे थे तो मीडियम वेव पे तो ऑल इंडिया रेडियो ही आता था, और शॉर्ट वेव पे कई बार रेडियो सिलोन भी सुनाई देता था, तो गाने वगैरह सुने जाते थे। फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, बचपन में तो घर में रेडियो चलता रहता था। जब बड़े हुए थोड़ा सा, तो फिर सामान्य ज्ञान की भी जो बातें आती थी रेडियो में, उसको सुनना। कई बार मैं देर रात में सुनता था, परिचर्चाएं बड़ी अच्छी अच्छी हुआ करती थी उस समय पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। हम अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अपने विषयों के बारे में उसको हम सुनते थे, अच्छा लगता था। और रेडियो एक तरह का इज अ पार्ट ऑफ लाइफ था हमारे सबके, क्योंकि और मनोरंजन का साधन इतना नहीं था। तो फिल्म देखने जाइए, जब स्कूल में पढ़ते थे फिल्म देखना इतना अलाउड नहीं था, तो रेडियो से काम चला करता था। जब तक कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जब आया, तो जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया तब थोड़ा सा टीवी पे चित्रहार और फिल्में देखने का, या मुझे याद है हम लोग विंबलडन आता था, विंबलडन लाइव आता था, उसको हम लोग कई बार जाके देखा करते थे टेलीविजन पे। तो ग्रोइंग अप, मतलब बड़ा होने के साथ साथ रेडियो, और बाद में मुझे लगता है ये 1980, 1982, 1980 के आसपास हमने टीवी जब देखना शुरू किया, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सर, रेडियो ने बहुत परिवर्तन किया। अगर हम आकाशवाणी की बात करें, 2014 में पहली बार मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, 15 में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी से शुरुआत की, फिर न्यूज 24x7 लेकर आए, फिर यूट्यूब चैनल आया ऑल इंडिया रेडियो के नाम से, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी रेडियो ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है। इन बदलावों को कैसे देखते हैं आप श्रोताओं से और गहरा लगाव लाने की कोशिश में? देखिए, जैसे मैं पहले बता रहा था कि जो टेक्निकली जो सामान्य प्रसारण था वो मीडियम वेव पे था, शॉर्ट वेव पे था, फिर एफएम आया, एफएम के साथ डिजिटल आपका साउंड आया, तो और आवाज़ जो है साफ सुथरी और बेहतर सुनाई देने लगी। मुझे याद है कई बार शॉर्ट वेव पे तो वो आता जाता था, कभी कभी तेज होती थी, कभी धीमी आवाज़ होती थी, और बीच में और शोर भी आते थे, लेकिन मीडियम वेव पे साफ आता था। लेकिन मीडियम वेव की भी एक सीमा होती थी। एफएम पहला परिवर्तन था। उसके बाद फिर जैसे जैसे डिजिटल क्रांति हुई तो वो ऐप भी आने शुरू हुए। अब जो है वो उससे क्या होता था, सीमाएं निश्चित थी। जबकि ये नॉर्मल टावर से चलता था, जब यूट्यूब आ गया तो वो सीमाएं बिल्कुल एकदम से फैल गई। कहीं भी आप उसको डाउनलोड करके आप सुन सकते थे, देख सकते थे। अब जो हमारा नया ओटीटी वेव्स ऐप जो हमारा आया है, उसमें भी आप दुनिया में कहीं भी रहें, आपको डिजिटल साउंड के साथ रेडियो सुनने को मिलता है। मैं कल एक कार्यक्रम में था यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो हमारे
विदेशों में रहने वाले जो हमारे डायस्पोरा हैं, जो हमारे देश के निवासी हैं, जैसे पर्टिकुलरली जो ग्लोबल साउथ है, ये जो हमारे फिजी, मालदीव्स, ये जो इधर के देश हैं जहां पर कि बहुत सारी गिरमिटिया उस तरफ वहां गए थे, तो वो अपने आप को देश के साथ, अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ कैसे जोड़ के रखें, तो उनके लिए रेडियो हमारा बहुत अच्छा माध्यम है। और उनके लिए वेव्स ऐप जो है वो बहुत ही एक कम्युनिकेशन का, एक जोड़ने का बहुत सशक्त माध्यम बनेगा और बहुत लोगों ने अच्छी रुचि उसमें दिखाई है। और हमारे उस ऐप में न केवल आकाशवाणी की विभिन्न भाषाओं के, एक अकेला चैनल नहीं है, आकाशवाणी के हिंदी, गुजराती, मराठी जो है, उर्दू, हमारी तेलुगु, तमिल, ये पंजाबी, इन सब के जो चैनल हैं हमारे रेडियो के वो हैं। तो वो हमारे जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, जो जिस समाज से हैं, उनको अपने अपनी संस्कृति, अपनी अपनी सभ्यता से उनको जुड़े रहने का एक अवसर ये हमारा ये डिजिटल नेटवर्क देगा, पर्टिकुलरली जो हमारा वेव्स ओटीटी है। तो मुझे लगता है हम अधिक से अधिक लोगों से, अपने श्रोताओं से एक साफ सुथरी आवाज में जुड़ने के हमारा ये जुड़ेंगे और संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। सर, नए दौर के रेडियो में आकाशवाणी ने पॉडकास्ट की भी शुरुआत की है, जिसमें कि वीडियोस भी हैं, ऑडियो भी है, लंबे इंटरव्यू के दौर चल रहे हैं। इस तरह के और क्या क्या नए बदलाव श्रोताओं को देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए, ये तो जो तकनीक, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है, तो कम्युनिकेशन के जो सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं, वो भी बदल रहे हैं। और जैसे आपने बताया जो है वो पॉडकास्ट ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया है, अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। अब आप धीरे धीरे, अभी लॉन्ग इंटरव्यू हैं, फिर कभी शॉर्ट इंटरव्यू हैं, जैसे अभी शॉर्ट फिल्म का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, शॉर्ट इंटरव्यूज का भी कॉन्सेप्ट चलेगा। बट जो मुख्यतः जो हमारा उद्देश्य है, वो ध्येय है, वो ये है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को कैसे एंगेज रखें। तो अभी क्या है कि पहले तो रेडियो या टीवी की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो होता था या दूरदर्शन अकेला होता था, तो लोगों के पास चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं थी। आज की तारीख में इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं, प्राइवेट रेडियो स्टेशन एफएम के चलने लगे हैं, आपके हर शहर में 3, 4, 5 कम से कम रेडियो स्टेशन हैं, और टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म तो अथाह हो गए, बहुत सारे हो गए। तो इतनी अब जब ऑप्शन है तो ये सबसे बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप कैसे ऑडियंस को रखो अपने साथ। तो ऑडियंस को रखने के लिए जरूरी है कि उनको एंगेज रखा जाए। तो एंगेज रखने के लिए हम लोग उनसे कह रहे हैं कि आप नया नया प्रयोग करिए, जैसे पॉडकास्ट भी एक नया प्रयोग है, शॉर्ट इंटरव्यू अब आगे आने वाले सालों में मिलेगा, छोटा है। जो ऑडियंस से फीडबैक लेके अपने ऑडियंस के प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्राम्स को कैसे हम एक एंगेजमेंट आधारित रखें, वो अब आने के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी में अब 2 वे कम्युनिकेशन भी संभव है। और उस 2 वे कम्युनिकेशन से आप तुरंत पता भी लगा सकते हैं कि आपके कार्यक्रम की क्या रिसेप्शन रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कार्यक्रम शुरू किया, उससे बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ है, बहुत लोग उससे जुड़े रहते हैं। अब हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हिंदी में जो उनका मन की बात आता है, उसको हम विभिन्न भाषाओं में उन्हीं की आवाज़ में एआई के माध्यम से भी अब हम रेडियो से दे रहे हैं, ताकि जो उनका एक कम्युनिकेशन लिंक है वो उस भाषा में वहाँ के लोगों तक कनेक्ट हो। वो भी अब वो नया एक प्रयास है, वो भी पिछले महीने कुछ शुरू किया था, इस महीने कुछ और आगे बढ़ेगा। तो वो चैलेंजेस हमारे पास धीरे धीरे अब आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। बट जो तरक्की पिछले 10 साल में हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो उसका कोई जवाब नहीं है। वो अब तकनीक दुनिया में भी बदल रही है, लेकिन हमें इतना सामर्थ्य मिला हुआ है कि हम अपने आप को उस तकनीक के साथ जोड़ते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। जब सिर्फ रेडियो होता था तो सिर्फ रेडियो का प्रभुत्व था, फिर टीवी आया, फिर इंटरनेट आया, तो लोगों ने कहा कि अब रेडियो बीत जाएगा। लेकिन मोबाइल फोन और कार में रेडियो आज भी जिंदा है। 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आकाशवाणी ने अडॉप्ट किया है क्रिएटिव इंटरैक्शन के लिए। इस चुनौती से कैसे पार पाने की योजना है? देखिए, एआई बहुत बड़ा चैलेंज है। वो एआई दोनों तरफ है, एआई लाभ भी देगा, एआई नुकसान भी करेगा। तो हमें तो ये है कि हम कैसे अपनी बात एआई के माध्यम से, चूंकि हमारा देश एक अपने आप में एक अनूठा देश है, जहां पे
न केवल इतनी सारी भाषाएं हैं बल्कि उससे भी ज्यादा बोलियां हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन रखना है, अपने ऑडियंस को कनेक्ट रखना है, तो आपको उन बोलियों तक भी पहुंचना पड़ेगा और उतने हमें कलाकार नहीं मिलेंगे, तो हमें एआई का सहयोग लेना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा चैलेंज है जिसको कि हम लोग उसको हम कोशिश करेंगे कि हम अपने किसी भी ऑडियंस को निराश ना करें। जो हमारा एंटरटेनमेंट या जो हमारा नॉलेज डिसेमिनेशन या इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का हमारा जो प्रयास है, उसमें हम उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की बोली में हम उनको कैसे कनेक्ट करें, ये हमारे लिए चैलेंज होगा और एआई इसमें बहुत मदद हमारी करेगा। परंतु साथ साथ एक जो इसमें रिस्क है, वो जो झूठे फर्जी जो एआई के माध्यम से जो क्लोनिंग हो जाती है, वो रिस्क हमें लगेगा। उसकी तरफ हमको सबको सावधान रहना पड़ेगा और उसी का ही जो एक ऑफशूट है साइबर सिक्योरिटी का, वो उस पर भी हमारी जो इतने सोशल मीडिया, हमारा जो यूट्यूब, हमारे जो जितनी नेटवर्क फंक्शन रहेंगे, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। सर, आपने बात की भाषाओं और बोलियों की। 24 प्रमुख भाषाओं और 145 से अधिक बोलियों में आकाशवाणी इस समय प्रसारण कर रहा है। फिर भी कुछ बोलियां छूटी हुई हैं। जी बिल्कुल। सर, कहते हैं कि आज के दौर में सफल और हिट वही है जो युवाओं को पसंद हो। तो आकाशवाणी किस तरह के परिवर्तन कर रहा है अपने कार्यक्रमों के प्रसारण में, ताकि युवाओं पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव बना सके? देखिए, दो उसमें मुद्दे हैं। एक तो जो म्यूजिक कंटेंट है, उसको आपको फास्ट और करंट रखना पड़ेगा। और दूसरा जो हम लोग अभी और भी काम कर रहे हैं, वो ये कि अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी हम बढ़ाएं। जैसे कि अब पुराने समय में जैसे दिल्ली शहर है, यहाँ 20 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा है, तो 20 किलोवाट का ट्रांसफार्मर की एक सीमा शहर के बीच ही में कहीं जाके खत्म हो जाती है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली हम उसको 100 किलोवाट का टावर लगाएं, ट्रांसमिशन स्टेशन लगाएं, ताकि रीच हमारी ज्यादा लोगों तक हो। और दूसरा, उनसे जो यूथ से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे ये पॉडकास्ट की आप बात कर रहे हो, इसी तरह से कैंपस में जाके बच्चों से बात करके उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रमों को चलाएं और उनकी भागीदारी बढ़ाएं। क्या है कि यूथ को एंगेज करने के बहुत तरीके हैं। आप कम्युनिकेशन से कर सकते हैं, उनके कैंपस में जाके कर सकते हैं, उनसे उनके फ्री आवर्स में उनसे कर सकते हैं। यूथ को जो है आप आरजे का एक चांस दे सकते हैं। भी ठीक है, आज हर कॉलेज में कि आज इस कॉलेज का आरजे रहेगा, आज उस कॉलेज का आरजे रहेगा, उस कॉलेज का आरजे रहेगा, तो उसके माध्यम से आप यूथ को किसी न किसी एक दिशा में बांधे रखते हैं। तो वो बेसिकली हमको यूथ सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक और जो हमारे स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, जैसे किसान हैं या हमारे जो बच्चियां हैं, तो इन सब के स्पेसिफिक कंटेंट हम बना के कोशिश कर रहे हैं कि डालते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट रखें। इसमें भी फिर वही भाषा और बोली आ जाएगी, क्योंकि यूथ को उसी की भाषा में, उसी की बोली में ही कनेक्ट करना होगा। पर 5 मिनट खत्म कर रहा है। सर, अंत में आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब देश आजाद हुआ तो सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन थे, लेकिन आज आकाशवाणी की रीच 92% भौगोलिक क्षेत्रों में और लगभग 99.20% आबादी में है। 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या प्रसार भारती, मैंने आपको जैसे बताया कि हम टेक्नोलॉजी में काम ले रहे हैं और टेक्नोलॉजी से तो जो हम ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन करेंगे, परंतु ये जो हमारा वेव्स ओटीटी है, ये देश के भी पार पहुंच रहा है। ये तो ग्लोबल है। अब कहीं भी किसी जगह भी बैठ के आप इंटरनेट के माध्यम से हमारा रेडियो सुन सकते हैं। और मैं आज एक चीज और बताऊंगा, आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है। हमें कल एक सर्वे मिला है, उस सर्वे के हिसाब से जो हमारी डीडी फ्री डिश है, जो टेलीविजन के प्रसारण का जो हमारा डीटीएच नेटवर्क है, डीडी फ्री डिश, वो देश में सबसे अधिक लोगों से कनेक्टेड है। 6.4 करोड़ हाउस होल्ड से हमारी डीडी फ्री डिश कनेक्टेड है। उसके बाद जो सारे डीटीएच जितने देश में हैं, सबको मिला लें तो सारे डीटीएच मिल के 5.3 तक आते हैं, 5.3 करोड़ तक आते हैं।
तो हम बहुत उनसे आगे हैं। और केबल नेटवर्क भी इसी के आसपास आता है, 5 करोड़ के आसपास। पिछले वर्ष यही जो हमारी कनेक्टिविटी थी ये 5 करोड़ घरों तक थी। तो पिछले 1 साल में हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ 40 लाख घरों को अपने डीडी फ्री डिश के साथ जोड़ा है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मुझे आज ब्रॉडकास्टिंग डे के अवसर पर इसको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। डीडी फ्री डिश हमारा फ्री का डीटीएच नेटवर्क है। सिर्फ एक बक्स 1500 रुपए का लगाना पड़ता है और आप लगाइए तो उसमें आपको 60 से ज़्यादा चैनल फ्री मिलते हैं, जिनमें न्यूज़ चैनल भी हैं, एंटरटेनमेंट चैनल भी हैं। आप जो दूसरी डीटीएच सर्विसेज हैं वो पैसा लेती हैं, हम लोग बिल्कुल फ्री में निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से ये भी अपील है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डीडी फ्री डिश से जुड़ें। अपने आसपास के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पे जाएंगे वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। सर, आकाशवाणी से विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो है ब्रॉडकास्टिंग डे पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।